बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक ऐसी खबर जो मुल्क में बढ़ते हुए जुल्म और नाइंसाफ़ी के मुतालिक है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में नाइंसाफ़ियाँ और हक़ तरफ़ी, हरासा किया जाना और डरा धमका कर मकासद हासिल किए जाने का सिलसिला इस हद तक दराज हो चुका है कि उससे एक आम आदमी नहीं, अब ख़ुद जुडिशरी भी मुतासिर है। नाज़रीन, खबर यह है कि मातहत अदलिया की एक खातून जज जिनका ताल्लुक़ फ़तेह जंग से है, उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को 25 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बयान किया है, बल्कि शिकायत की है, बल्कि अपना रोना रोया है कि कैसे वो और उनकी साथी जजेज़ और सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मातहत अदलिया के मेल जजेज़ भी ना सिर्फ हरासा किए जाते हैं बल्कि उनको धमकियों का सामना होता है और उनको क्लाइंट्स और वकला के अजीब व गरीब रवैयों का भी सामना है, जिसका नोटिस ना सिर्फ नहीं लिया जा रहा बल्कि उनकी जानिब से शिकायत करने पर उन्हें ये कहा जाता है कि आप में कोर्ट मैनेजमेंट की सलाहियत नहीं है और आप प्रेशर को जो है वो सस्टेन नहीं करती, बल्कि कोर्ट मैनेज नहीं करती, लोगों के साथ सही डील नहीं करते, जिसकी वजह से आपको ये शिकायत पैदा हो रही हैं। नाज़रीन, उस खातून जज की हद तक अगर इस बात को हम दुरुस्त मान भी लें तो उसका क्या करेंगे कि ये मिसाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हमारे सामने है, जिन्होंने जब एक दबंग फैसला दिया तो उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उनके ख़िलाफ़ एक ऐसा शर्मनाक रेफरेंस भेजा गया जो इससे पहले सिर्फ सियासतदानों को उसका निशाना बनाया जाता था और डायरेक्ट जज को निशाना तो नहीं बनाया जा सका, लेकिन उनकी अहलिया पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि उन्होंने लंदन में जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम है और उसका उन्हें हिसाब देना है और रसीदें देनी है। ये रेफरेंस आया, ये इसकी समाअत हुई, उस पर अदलिया ने सिर्फ इसलिए कि ये ना कहा जाए कि अदलिया जो है एहतसाब से बालातर है और जजी से हिसाब मांगना अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है, ये हुक्म दिया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अलिया FBR में रसीदें पेश करें। वो गई और उन्होंने रसीदें पेश की। ये रसीदें उससे ज़्यादा और बेहतर थीं जो वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा ख़ान ने FBR में पेश की, लेकिन उनकी पेश करदा रसीदों पर सिर्फ ये कहा गया कि जो टैक्स नहीं दिया गया वो अदा करके और जुर्माना अदा करके तमाम असासों को रेगुलराइज करवा लिया जाए। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के केस में एक रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवा दी गई, जिसमें अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। नाज़रीन, अब उस केस में रिव्यू ज़ेर इल्तवा है, जिसकी पहली समाअत मुलतवी हो गई। जो काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने अपनी नासाज़ी तबाह की वजह से और कोरोना में एहतियात की वजह से कि उनको जूनियर को कोरोना निकला था और वो ख़ुद क्वारंटाइन में हैं, मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। लेकिन इस मौके पर काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया अदालत में पेश हुई और उन्होंने ये कहा कि उन्हें भी सुना जाए, तो उन्हें जवाब दिया गया कि आप इस केस में फ़रीक नहीं हैं। लेडी काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं इस केस में फ़रीक नहीं थी, उसके बावजूद मेरा नाम इस केस में 81 टाइम ना सिर्फ आया है बल्कि मेरे हवाले से एक ऐसा हुक्म भी दिया गया जिसकी इस्तदाई नहीं की गई थी, इसलिए मुझे सुना जाना भी ज़रूरी है। जिस पर अदालत लाजवाब हुई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपको भी अगली समाअत पर बाद में सुना जाएगा। नाज़रीन, ये मैं इस केस की कार्रवाई आपको नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि एक आला अदलिया का सीनियर मोस्ट जज, जिसको अब से 1 साल के बाद चीफ जस्टिस बनना है, वो भी दबाव का, हथकंडों का और हरासगी का शिकार है। उसके बाद अगली बारी आती है मरहूम जस्टिस सेठ वक़ार की, जिन्होंने एक मुकदमे में आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। आइन के आर्टिकल 6 की शिक 2 के तहत मुल्ज़िम को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया, जिसके बाद उन्हें न सिर्फ एक खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करना पड़ा, जिन्हें उन्हें पागल भी कहा गया, नफसियाती मरीज़ भी कहा गया, और
उनके खिलाफ रेफरेंसेस लाने की भी तैयारी की गई, लेकिन चूंकि रेफरेंस किसी अदालत में दिए गए फैसले की बुनियाद पर आ नहीं सकता, तो जो अगला अरबा अख्तियार किया गया वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरक्की को रोके जाना था। पहली मरतबा उनके बजाय उस जज को तरक्की दी गई जिसने लाहौर हाई कोर्ट में अपने अख्तियार समात से बाहर निकल कर खसूसी अदालत के ख़िलाफ़, उस अदालत के ख़िलाफ़ जिसने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था, दरख्वास्त कबूल की, सुनी और उस अदालत को अदालत ही को कालदम करार दे दिया। उन जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में फ़ौरन तरक्की दे दी गई। ये तरक्की देने वाले कौन थे? कोई और नहीं, साथी जजेस, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज और हाई कोर्ट के जज साहिबान और लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं, जबकि बार कौंसल्स के भी 2 नुमाइंदे होते हैं जिन्होंने मुसलसल ये शोर मचा रखा है कि हमारी उसमें नुमाइंदगी बेसूद है, उस कौंसल में हमें सुना ही नहीं जाता, हमारे मौक़िफ़ की कोई अहमियत ही नहीं होती, किसको कहाँ सुप्रीम कोर्ट आना है, किसको नहीं आना, इसका फ़ैसला जजेस मेजॉरिटी की बेस पे पहले ही करके आ चुके होते हैं। और ये दरख्वास्तें भी ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसी ही एक दरख्वास्त फिर जस्टिस सेठ वक़ार को भी देना पड़ी, ये कहने के लिए कि ये तयन किया जाए कि क्या जजेस को ये इख्तियार है कि वो ये फ़ैसला करें कि कौन सा जज आएगा या कौन सा नहीं आएगा, या सिर्फ सीनियरिटी पर की बेस पर ही ये फ़ैसला हो सकता है जो जिसकी बुनियाद वो केस है जो हबीब वाबुल खैरी ने दायर किया था और उस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने फ़ैसला दिया था, जिसको अल जिहाद ट्रस्ट केस कहते हैं। ये दरख्वास्त जस्टिस सेठ वक़ार ने उस वक्त चंद दिन पहले दी जब जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट से सीट खाली हुई और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास नए जज के तकर्रुर के हवाले से होना था। तो उन्होंने ये दरख्वास्त दी और ये कहा कि ये इजलास रोका जाए और पहले उनकी इस दरख्वास्त का फ़ैसला किया जाए कि क्या चीफ जस्टिस या जजेस को ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी को रोकें और किसी को आने दें। इस दफ़ा उनका हक बनता है, वो सीनियर मोस्ट हैं और एक दफ़ा उनकी एक तरफी हो भी चुकी है, उनको सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी जाए। इस दरख्वास्त के ठीक 4 रोज़ बाद यह खबर आई कि जस्टिस सेठ वक़ार का कोरोना से इंतकाल हो गया है। इससे बढ़कर दबाव भी कोई और होगा जजेस पर? नाज़रीन, ये तो थी आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जो तहरीर किया है, ख़त तहरीर किया है 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़तेह जंग की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साजिदा अली ने, उन्होंने उस ख़त में लिखा है कि ये लिखा है कि वो वाहिद PhD जज हैं और उन्होंने जुडिशरी का शोबा ये सोच कर इख्तियार किया था कि ये महफूज तरीन शोबा है और वो उसे अपनी माँ की गोद की तरह महफूज समझती थी और उसी तरह उसके साथ लॉयल भी थी और मोहब्बत भी करती थी। जस्टिस साजिदा अहमद का अपने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त में ये कहना है कि उन्होंने इससे पहले जब ये देखा कि जुडिशरी इतनी बावकार है कि उसमें जॉब की जा सकती है और ये वक़ार अदलिया को उस वक्त तक हासिल रहा जब तक कि इफ्तिखार चौधरी तहरीक शुरू नहीं हुई थी। इफ्तिखार चौधरी तहरीक में जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बालों से पकड़कर घसीटा गया और उनका कोट तक फाड़ दिया गया, ये वो लम्हा था जिससे अवाम में एक गुस्सा पैदा हुआ और इस तहरीक ने जन्म लिया। इस तहरीक के नतीजे में चीफ जस्टिस बहाल तो हो गए, लेकिन इस तहरीक के बाद से जजों को डराने, धमकाने और हरासा करने का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका आगाज़ इस तहरीक के बाद हुआ और ये अब तक जारी है। नाज़रीन, साजिदा अहमद ने अपने ख़त में ये लिखा है चीफ जस्टिस के नाम के, उनके पास जो लेडी जजेस का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लेडी जजेस को हरासा किए जाने की मुतअद्दिद शिकायत मौजूद हैं। जब वो उन्हें सुना जाएगा या कहा जाएगा तो वो उसे पेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, हम देखते हैं कि उसके साथ साथ मेल जजेस भी इस माहौल से और हरासा किए जाने से मुबर्रा नहीं हैं। कुछ ही अरसा कबल हमने देखा कि लाहौर में एक सिविल जज की अदालत में दाखिल होकर बाद लोगों ने क्लाइंट को जज के सामने लाठियों और डंडों से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ दी। जबकि एक और केस में एक जज साहब को कुछ उसी अदालत के उसी इलाके के वकला जिनका ताल्लुक़ उस इलाके की बार कौंसिल के अहदेदारों से था,
वो और कुछ उनके जूनियर वकील अदालत में आए। उन्होंने अदालत में बैठे हुए जज के साथ इंतहाई सख्त ज़बान में बदतमीज़ी की और यहाँ तक कहा कि आप अगर ईमानदार हैं तो अपने लिए होंगे, हमें आपकी ईमानदारी से कुछ लेना देना नहीं है, आप अपने तकब्बर और गुरूर से हमें डील नहीं कर सकते। उस लैंग्वेज से लग ऐसा रहा था कि उन वकला को दरअसल असल तकलीफ़ उस जज की ईमानदारी से ही थी, वरना वो कोई जो वाक़या वो चल रहा था उसमें ईमानदारी के तस्करे का कोई सयाह को सवाब बनता नहीं था। और वो वाक़या कुछ यूँ था कि एक मुंशी साहब ने आकर जज साहब को ये बताने की कोशिश की कि वकील साहब मसरूफ़ हैं, दूसरी अदालत में तारीख़ की जाए, जिस पर जज ने उन्हें कहा कि आप ये बात रीडर को बताएं, मेरे सामने वकील ही पेश हो सकता है या आपका जो आपके वो सीनियर वकील के जूनियर वकील हैं वो आके कोई बात कर सकते हैं। आपने अगर तारीख़ लेनी है तो रीडर को बता के तारीख़ लें, जो तरीका है। उनकी इस बात पर वकला सीख पा होकर अदालत में आए बरहम होकर और ये कहा कि आपने हमारे मुंशी की तौहीन की है जो कि हमारा नुमाइंदा है, लिहाजा वो बराह रास्त तौहीन हमारी है, आप यहाँ से रिज़ाइन कर, आप यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लें, वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये इस कदर तल्ख माहौल में बात गुफ्तगू हुई थी जो मैं ज़ाहिर है इस वक्त वो माल तो क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन वो जज साहब के लिए इंतहाई एम्बैरेसिंग माहौल था। नाज़रीन, 25 सफ़ात का ये ख़त जो साजिदा अहमद ने तहरीर किया है, चीख चीख कर ये बता रहा है कि ये मुल्क एक ऐसी तबाही के दाने पर खड़ा है और ऐसी गहरी खाई की तरफ जा रहा है जहाँ से इसका निकलना अगर इसको अभी संभाला ना गया तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। जिस मुल्क में अदलिया, उसके जजेस, ख़वातीन जजेस, मातहत अदलिया, सुपीरियर जुडिशरी के अरकान खौफ व हरास का शिकार हों, दबाव का शिकार हों, मुकदमात का सामना कर रहे हो, अपने हक़ के लिए दरख्वास्तें अदालत में दे के खड़े हुए हों और उनकी दरख्वास्तों की सुनवाई से पहले उनकी वफ़ात हो जाए और वो वफ़ात भी ऐसी मशकूक वफ़ात हो कि 4 दिन पहले एक शख्स दरख्वास्त दे रहा है और 4 दिन के बाद अचानक कोरोना से, जबकि कोरोना से बीमारी की उसकी कोई ख़बर मंज़र-ए-आम पर नहीं है, आ जाए कि वो कोरोना से इंतकाल कर गए। चलें, हो गया, हो सकता है कोरोना हुआ हो और वो हॉस्पिटल में भी दाखिल रही हों, लेकिन इस तरह अचानक मौत की ख़बर तमाम अफराद के लिए, चाहे वो जुडिशरी से मुतल्लिक़ थे या आम आवाम थे, फौरी तौर पर कबूल करना मुमकिन नहीं थी। क्या बनेगा उनकी उस दरख्वास्त का जो जस्टिस सेठ वकार ने दायर की थी। जस्टिस सेठ वकार सुप्रीम कोर्ट में आ सके या ना आ सके, लेकिन ये असूल जो उन्होंने सवाल उठाए अपनी दरख्वास्त में वो तो तय होना ज़रूरी है। उस दरख्वास्त की समाअत तो की जानी चाहिए, उनकी नुमाइंदगी कोई बार कौंसिल का नुमाइंदा कर देगा, जबकि ये ग्रीवेंस खुद सुप्रीम कोर्ट बार के और पाकिस्तान बार के नुमाइंदगान का भी है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। क्या कौन दादरसी करेगा जस्टिस साजिदा अहमद की और दीगर ख़वातीन जजेस की जिनकी शिकायत से उनका व्हाट्सएप ग्रुप भरा पड़ा है, और कौन दादरसी करेगा उन जजेस की जिनको वकला के धमकाते हैं और भरी अदालत में क्लाइंट्स को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और जज को ये कहते हैं कि हमें आपकी ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं, आप अपनी ईमानदारी अपने पास रखें। और जब ये लोग शिकायत करते हैं अपने चीफ जस्टिस को तो उन्हें कहा जाता है कि आप में कोर्ट मैनेज करने की सलाहियत नहीं। नाज़रीन, यहाँ मुझे याद आ रहे हैं जस्टिस शौकत अजीज़, जिन्होंने बार कौंसिल में खड़े होकर ये तकरीर की कि उन पर शदीद दबाव था और तमाम जुडिशरी दबाव का शिकार है। कुछ लोग आते हैं और वो अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवाने की कोशिश करते हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनके ख़िलाफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने रेफरेंस सुना और उन्हें इस बुनियाद पर बरतरफ किया गया कि उन्होंने पब्लिकली बात की और उन पर जो भी दबाव था या उन्हें जो शिकायत थी उससे अपने चीफ जस्टिस को आगाह नहीं किया। लीजिए जनाब, जस्टिस साजिदा अहमद ने आपको 25 सफ़ात पर मुश्तमिल शिकायत की सूरत में अपनी मुश्किलात से, अपने ऊपर आने वाले दबाव से और उस माहौल से आगाह कर दिया है जिसमें वो काम कर रहे हैं। वो सिर्फ वही नहीं बल्कि मेल जजेस भी उस दबाव और खौफ का शिकार हैं। लीजिए एक्शन, कीजिए तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम, पहले अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दीजिए, फिर ये जजेस इस काबिल होंगे कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकें कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, कत्ल व गारत के ख़िलाफ़, नाजायज़ रुकावटों के ख़िलाफ़, चोरी चुकारी और डकैती के ख़िलाफ़। लेकिन पहले वो ख़ुद तो महफूज हों, पहले उनकी अपनी शिकायतों की तो दादरसी हो,
पहले उन्हें तो ये यकीन हो कि वो इस मुल्क में महफूज हैं और वो कोई फ़ैसला सुनाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं आ जाएगा, वो कोई फ़ैसला सुनाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी, वो कोई फ़ैसला सुनाएंगे तो उसके 4 रोज़ बाद उनका कोरोना से इंतकाल नहीं हो जाएगा। ये अब जिम्मेदारी बनती है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की, जिन्हें बराह रास्त ख़त लिखा गया है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, जिनको उसकी उन्हें भी इस शिकायत में एक शिकायत की कॉपी उन्हें भी इरसाल की गई है और मुखातिब किया गया है, और उन तमाम मुकर्रर नुमाइंदों की जिनकी तादाद 42 के करीब है, उन सबको इसकी कापियाँ भी इरसाल की गई हैं। आइए और इस जुडिशरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। देखें अवाम मुंतज़िर है कि पहले अदलिया महफूज हो जाए, उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़। इजाज़त दीजिए इसी के साथ रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से राशिद भी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।